हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वर्कशीट नंबर 60 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक आपका वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से सुनना है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और एग्जाम में जरूर इसमें से 5 नंबर तक का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो भी लाइट को अलग अलग तरीके से उसकी स्पीड को चेंज करती हैं और लाइट को मोड़ देती हैं। तो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में भी होता है, इसलिए उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब उसकी वजह से कौन कौन सी घटना होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से? सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। दूसरा है स्टार की जो पोजीशन है वो जहां है उससे थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी आपको, तो जो उसकी पोजीशन लिटिल हायर देन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका रीजन आपने समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले आप इसका रीजन समझिए कि ट्विंकलिंग क्यों करते हैं स्टार। ट्विंकलिंग का जो मेन रीजन है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जितना आप ऊपर हाइट पे जाओगे वहां पर रेयर मीडियम है, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, और जितना आप नीचे की तरफ आओगे वहां पर पार्टिकल्स एयर के नजदीक हैं, तो डेंस मीडियम है। और ये रूल है जो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, मतलब लाइट सीधी नहीं चल पाएगी, वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी। कब? जब वह रेयर से डेंसर मीडियम में आती है। तो इसी वजह से जो स्टार हैं वो थोड़ा सा अपना पोजीशन ऊंचे दिखाई देते हैं, जहां है उससे थोड़े ऊंचे दिखाई देंगे। इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। इस डायग्राम में देखोगे आपको ये दिखेगा कि जब ऊपर से लाइट नीचे आती है तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेकिन नीचे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। तो मतलब ऊपर कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। और नीचे कौन सा मीडियम होगा? डेंस। तो जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये एक स्टार की ओरिजिनल पोजीशन है। तो वहां से जो लाइट आई है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आई, इसलिए थोड़ी सी वो मुड़ गई और उसकी सीध में, बिल्कुल उसकी सीध में थोड़ा सा ऊंचाई पर सीधाई में दिखाई देगा, लेकिन वो हमें, क्योंकि लाइट तो आई है मुड़कर, लेकिन देखने वाले को वो उसकी सीध में दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊंचे दिखाई देगा। तो जहां दिखाई देगा उसे एपरेंट पोजीशन बोलेंगे। तो रियलिटी की जो पोजीशन है उसकी बजाय एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी हायर है। तो इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा जो पॉइंट है वह आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ट्विंकलिंग का मीनिंग क्या है? ट्विंकलिंग का मीनिंग है लाइट की इंटेंसिटी कभी घटना और कभी बढ़ना। तो वो घटने बढ़ने का रीजन भी यही है। इसका रीजन क्या है घटने बढ़ने का? देखो यहां पर ध्यान से, कि जो हवा है वो पूरे एटमॉस्फेयर में हर टाइम थोड़ी थोड़ी जरूर घूमती रहती है हवा, और उस हवा की जो डेंसिटी है वो सभी जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर हवा के पार्टिकल नज़दीक हैं, डेंसर मीडियम है, कहीं रेयर मीडियम है। तो जब लाइट वहाँ से पास होकर हमारे पास आएगी, स्टार से लाइट जब डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में से होकर आएगी, तो उसकी वजह से कभी उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कभी लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है, इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। तो अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या हुआ? सबसे पहला, स्टार की पोजीशन जहां थी उससे थोड़ा ऊपर दिखा। दूसरा, उसकी वजह से आपको स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई दिए। एक क्वेश्चन और आता है कि प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? तो जो स्टार है उसके कंपैरिजन प्लेनेट थोड़ा नज़दीक हैं। ये मान लीजिए स्टार है और यहाँ पर प्लेनेट है, तो प्लेनेट उसके कंपैरिजन थोड़ा नज़दीक है, तो वहाँ से जब लाइट हमारे पास आएगी तो वो ट्विंकलिंग नहीं करेगी, क्योंकि जो प्लेनेट है नज़दीक होने की वजह से उसका साइज हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं छोटे छोटे जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, तो वो एक दूसरे की लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो स्टार के कंपैरिजन नज़दीक है। इसलिए वो ऑब्जर्व करने वाले को कांस्टेंट लाइट वाला फील होगा, ना कि उसकी लाइट घटेगी बढ़ेगी, जबकि स्टार में वो घटती बढ़ती दिखती है क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो है अर्ली सनराइज और लेट सनसेट। मतलब सूर्य जो निकलता है हमें वो एक्चुअल जो निकला है उससे 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है, और शाम को जब वो छुपता है उसके छुपने के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखता है। उसका रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ की सीध में एक पॉइंट है उसे हम हॉरिजॉन बोलते हैं।
तो हॉरिजॉन से जब नीचे सन चला जाता है, मान लीजिए हॉरिजॉन से नीचे चला गया है शाम के टाइम, तो वो 2 मिनट बाद तक उसकी लाइट मुड़कर रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास आती है और हमें वो उसकी सीध में थोड़ा सा ऊंचे दिखाई देता है। तो शाम को वो छुपने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखता है, सुबह वो निकलने से 2 मिनट पहले ही उसकी लाइट हमारे पास आ जाती है मुड़कर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, इसलिए भी वो हमें 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए जो डे लेंथ है वो कितने मिनट ज़्यादा हो गई, 4 मिनट ज़्यादा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि 2 मिनट सनराइज से पहले दिखना शुरू हो गया था, 2 मिनट सनसेट के बाद दिख रहा है, तो डे लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, 4 मिनट। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। ये आपको 9th में करवाया था। जब लाइट किसी कोलाइडल मीडियम से पास करती है, जैसे कि किसी बर्तन में आपने दूध डाल रखा है या किसी बर्तन में आपने ब्लड डाल रखा है, उसमें से अगर आप लाइट को पास करोगे तो लाइट का जो रास्ता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। ये सपोज कीजिए एक बर्तन है, इसके अंदर आपने इतना इसको मिल्क से भर रखा है और आपने यहाँ से बैटरी से इसके ऊपर लाइट मारी, तो जितनी लाइट है वो अंदर जाने के बाद थोड़ी सी और चौड़ी हो जाएगी, इसका जो एरिया है विजिबिलिटी का वो बढ़ जाएगा, आपको अंदर के सारे पार्टिकल्स क्लियर दिखाई देंगे। तो ये पार्टिकल्स क्यों फैले अंदर आके, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, कोलाइडल पार्टिकल्स थे, कोलाइडल जो सॉल्यूशन था उसमें पार्टिकल्स थे, उन्होंने इसको स्कैटर कर दिया। तो लाइट का फैल जाना ही टिंडल इफेक्ट है। और टिंडल इफेक्ट जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, या लाइट की स्कैटरिंग डिपेंड किस बात पे करेगी, एक तो जो लाइट आप छोड़ रहे हो उसकी वेवलेंथ कितनी है, और जिन पार्टिकल्स में से वो लाइट गुजर रही है उनका साइज कितना है। जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, मान लीजिए एटमॉस्फेयर की हम बात करें, तो उसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स की हम बात करें, तो डस्ट के पार्टिकल्स पे जब कोई लाइट आके पड़ती है तो वो उसको एज सच चारों डायरेक्शंस में फैला देता है, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। और ये वाइट लाइट को वाइट ही छोड़ते हैं, यानी कि सफ़ेद लाइट सफ़ेद ही दिखाई देगी स्कैटरिंग के बाद बड़े पार्टिकल्स की वजह से। जबकि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि गैस के पार्टिकल हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको, और वाटर के जो बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, वो लाइट को जब स्कैटर करेंगे तो उसमें जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे, तो इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। तो स्काई का कलर ब्लू दिखने का रीज़न भी एटमॉस्फेयर के अंदर टिंडल इफेक्ट की तरह से एक लाइट की स्कैटरिंग का फिनोमिना चलता है। तो वहाँ पर लेकिन लाइट को स्कैटर कौन करेगा, जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो लाइट में से सबसे शॉर्टर वेवलेंथ वाले ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे, इसलिए हमें 7 रंगों में से केवल एक रंग जो सबसे ज़्यादा फैला है ब्लू, वही दिखाई देगा। जबकि जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, जब लाइट उनसे टकराती है तो वो उस लाइट को यूं का यूं स्कैटर करते हैं, कोई एक कलर को ज़्यादा या कम नहीं करते, इसलिए वाइट लाइट हमें वाइट ही दिखती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, सन हमें सनराइज और सनसेट के समय लाल क्यों दिखता है। ये मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात बताई थी कि एक हॉरिजॉन का पॉइंट है और हॉरिजॉन से नीचे जब सन चला जाता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है, और जब वो ऊपर होता है तब हमें वो दिखना शुरू होता है। तो सनराइज का मतलब जब सूर्य निकला है उस समय, या सनसेट जब वो छुपने वाला है तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है हमारे से, और जब लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस से पास होकर हमारे पास आएगी तो उसमें से जो शॉर्टर वेवलेंथ के जितने भी कलर हैं वो सारे स्कैटर कर जाएंगे, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ का कलर है वो स्कैटर नहीं करेगा। तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ किस कलर की है, रेड कलर की। तो इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पर जब सन हमारे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तब हमें वो रेड कलर का दिखाई देगा। तो यही आपकी आज की वर्कशीट थी। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका, द रेड लाइट स्कैटर लीस्ट, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे कम स्कैटर करता है रेड कलर, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड इन कलर। तो ये आपका पहला फिलिंग द ब्लैंक हो गया। दूसरा है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट के जो 2 एग्जांपल हैं उनमें पहला आप लिख सकते हो, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन लाइक मिल्क। मान लीजिए आपने दूध में से लाइट को पास किया तो लाइट विल जो है वो क्या करेगी, इट विल स्कैटर, और जो पाथ है लाइट का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो दूध के अंदर लाइट गई है बैटरी की, मान लीजिए इतनी सी लाइट थी, वो अंदर जाके ऐसे चौड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी फैल जाएगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए कंटेनर कंटेनिंग मिल्क, और यू कैन से कोलॉइडल सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, डेंस कैनोपी, जो बड़े घने जंगल हैं,
जो घने घने जंगल हैं, आपने 9th की साइंस की बुक के पीछे भी एक डायग्राम देखा होगा, उसमें भी आपको कैनोपी का डायग्राम दिखा है। ये जो जंगल है इनके अंदर जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होते हैं, ऊपर से उनकी जो कैनोपी है, जो उनकी ब्रांचेज हैं, बिल्कुल आपस में टच होती हैं। जो ही वो पेड़ हिलता है उसमें से थोड़ी सी भी लाइट अगर अंदर एंटर कर जाए, व्हेन लाइट एंटर्स थ्रू डेंस कैनोपी या कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, व्हेन लाइट पासिस थ्रू कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, इट विल स्कैटर, ये स्कैटर कर जाएगी और पूरे जंगल में रोशनी फैल जाती है थोड़ी सी भी लाइट एंटर करने पे। या आप किसी डार्क रूम में कभी एंटर करना, वहां कहीं भी छोटा सा भी छेद होगा तो आपको उस थोड़े से छेद में से जो लाइट आ रही है वो पूरे में फैली हुई दिखाई देगी। दैट इज ऑल्सो टिंडल इफेक्ट। मैं इसको भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दिखा दूंगा। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, कि बादल हमें सफेद क्यों दिखाई देते हैं। तो इसमें आपने बताना है द डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, एक तो डस्ट के पार्टिकल्स और एक वाटर ड्रॉपलेट्स, जो किस में पाए जाए हैं, बादल में। द क्लाउड कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल एंड वाटर, डस्ट पार्टिकल के साथ वाटर के जो ड्रॉपलेट है वो लिखने हैं आपने। तो ये जो दो चीजें क्लाउड के अंदर हैं वो दोनों, मान लीजिए डस्ट का पार्टिकल है, जब व्हाइट लाइट इससे स्ट्राइक करेगी इट विल स्कैटर इट एज सच, ये इसको ऐसे के ऐसे एज सच ही स्कैटर कर देगा। सारे कलर्स जो 7 रंग मिले हैं व्हाइट लाइट में सभी को स्कैटर कर देगा चारों तरफ, तो इसलिए वो सफ़ेद ही हमें दिखाई देगा। ये भी मैं आपको अभी प्रिंटिंग फॉर्म में दिखा दूंगा। इसके बाद लास्ट आपका द स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज, बिकॉज में आपने क्या लिखना है लास्ट वाले में, लास्ट वाले में लिखोगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये आपका पूरी वर्कशीट हो गई है। अब मैं इनके क्वेश्चंस की बात करता हूँ। अब इनके क्वेश्चंस पे आ जाइए। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसके लिए अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका 4th क्वेश्चन है, द स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये तो आपका फिलिंग द ब्लैंक था, सिंपल। उसके बाद आपका था 3rd क्वेश्चन, वाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट। इसमें आप इतना लिखोगे द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल नहीं लिखना, अब इसकी बजाय लिखोगे एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द क्लाउड आर जस्ट द राइट साइज टू स्कैटर ऑल कलर्स ऑफ द लाइट। ये सारे लाइट के कलर्स को स्कैटर कर देगा एज कंपेयर्ड विद स्मॉलर मोलिक्यूल ऑफ एयर। एयर के जो छोटे मोलिक्यूल हैं उनकी बजाय बादल के जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो लाइट में जितने भी कलर हैं सभी को स्कैटर कर देंगे, इसलिए वो हमें ब्लू की बजाय व्हाइट दिखाई देगा। इतना ही लिखना आपने। और ये टिंडल इफेक्ट वाला हो गया आपका, कि टिंडल इफेक्ट का पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया था, द विजिबल बीम ऑफ हेडलाइट। इसमें एक अलग से बताया है कि जब धुंध पड़ रही होती है और आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो लाइट जब फेंकेंगी तो वो चारों तरफ फैला देगी फोग उसको, तो वहां पर भी टिंडल इफेक्ट है। इसके अलावा दूसरा ले रखा है द टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। तो जो घने जंगल है उनकी कैनोपी यानी कि ऊपर की जो ब्रांचेज हैं उनके हिलते ही जब लाइट आएगी तो वो पूरे जंगल में फैल जाएगी। ये भी क्या है आपका, ये भी टिंडल इफेक्ट है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसे कर सकते हो। और इसके बाद आपका जो पहला क्वेश्चन था बस यही थे आपके। और पहले क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो जो ये मैंने अभी यहां पर बताया है, लार्ज डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। इसके बाद आपको लिखना है ऑफ क्लाउड स्कैटर ऑल वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वली हैंस क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। तो कोई भी आप इसमें से एक आंसर लिख सकते हो। तो आपकी आज की पूरी वर्कशीट हो गई है। तो आज की वर्कशीट को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन श्योर है इसमें से। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना।